स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। चलो आज स्टैटिस्टिक्स में क्या है, सबसे पहले एक रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल हम ऐसे ही चूज़ कर लेते हैं कुछ भी, जैसे कि रैंडम वेरिएबल का मतलब है कि एक सिक्का है जैसे उछाला, तो उसके 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 बार, जो मैंने बोला 2 बार, कितने बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से मतलब टेबल दी हुई है। अब यहाँ पे 0 आने की प्रोबेबिलिटी है, ये है 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, मैं बोल दूँ इसमें 0.5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फाइनाइट चीज़ों पे काउंट करते हो। एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जो कि ऐसी चीज़ों पे काउंट होता है जो है तो फाइनाइट बट काउंट करना इजी नहीं होता। जैसे कि आपको पूरे एक स्कूल में बोल दे कि जिन बच्चों का नाम वेट मतलब 50 से 60 किलो के बीच में, उन सब की लिस्ट बनाओ, तो इट इज़ अ वेरी वास्ट बैकग्राउंड, सो दैट इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऐसे केस में। अब एक होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं PMF। ठीक है, जब ये बात होती है आपके डिस्क्रीट के रेस्पेक्ट में, तब तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाता है। जब ये बात होती है आपकी कंटिन्यूस वेरिएबल के फॉर्मेट में, तो ये बन जाती है डेंसिटी। मास नहीं रहता ये कंटिन्यूस के केस में, क्या बनता है डेंसिटी, तो इसको क्या बोलते हैं PDF। तो ये डिफरेंस है PMF और PDF में। उसके बाद अब जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं उसकी वैल्यू तो 0 की 0 से बड़ी होगी। ठीक है, और उन सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है 1। तो ये PMF का मतलब सिर्फ इतना है प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा है ये आपको। अब जब प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस के केस में है, तब हाँ ये बात फिक्स है कि जो उसकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेकिन उन जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ डेंसिटी है उन सब का यहाँ पे समेशन हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इक्वल टू 1। ये चीज़ याद रखनी है। जब भी हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन यानी मेन, और जब भी हम मेन निकाल रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी को x से मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा सीधा मेन का मतलब ये कि उसको मल्टीप्लाई कर दो x से, समेशन कर दो। ठीक है, तो मेरे को अगर px का मेन निकालना है तो x को px से मल्टीप्लाई करो और समेशन निकालो। ठीक है, जब बात कंटिन्यूस के केस में आती है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन का जो भी हमें गिवन है। ठीक है, और x से मल्टीप्लाई करते हैं, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाती है ये चीज़। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल, एक पॉइजन। ठीक है, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में फंक्शन होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके केस में, कंटिन्यूस के केस में। फिर उसके बाद रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ है बता दिया था। रैंडम वेरिएबल कितनी बार आ रही है कोई चीज़ सैम्पल स्पेस में, वही उसका क्या रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि रैंडम वेरिएबल के साथ जब हम प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बता दिया था कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है किसी भी इंटरवल में। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मेरे को फंक्शन गिवन है इस टाइप का, और मेरे को निकालना है कि अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दो। एक तो मेरे को पता है कि इन सब का जो प्रोबेबिलिटीज़ का सम है, फंक्शन का सम, वो बन होता है पहले तो PDF, ये होता है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इस मेथड से आप इसको लगा लो। अब लगाते चलो, वैल्यू आपको 0 से 2 दे रखी है, तो यही वैल्यू यूज़ करनी है, डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करो, इंटीग्रेशन करो, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है इस वजह से इंटीग्रेशन, और वैल्यू में बनाएगी। तो इस तरीके से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी मैंने। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर दैन 1। x ग्रेटर दैन 1 है, तो अब लिमिट कहाँ से लगेगी, वही 1 से लगेगी ना, शुरू होगी 1 से 2 तक। 1 से 2 तक वैल्यू निकालो और तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू रख देना। ठीक है, ऐसे सेकंड फंक्शन ये दे रखा है। सबसे पहले मेरे को k की वैल्यू निकाली, तो हाँ इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू 1 के बराबर कर दो, k की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ पर लिमिट लगाना शुरू कर दो, जैसे 1 से 2 की लिमिट है, 1 से 2 की जाएगी, 2 की लिमिट जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से लिमिट निकाल के सॉल्व कर लेना। अगर लिमिट 2 की है ना, तो 0 से 2 लगेगी। फिर इस लिमिट लगती है इसके अकॉर्डिंग। अगर ये लेस दैन 2 है तो -3 से 2 के बीच में, ग्रेटर दैन 1 है तो 1 से 3 के बीच में।
एक्सपेक्टेशन ऑफ अ मीन का अगर एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो मीन के बराबर ही होता है, ठीक है। मीन को हम जनरली इससे डिनोट करते हैं लाइक दिस। CDF फंक्शन क्या है? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको बोलते हैं CDF, ठीक है। अब ये क्या बीमारी है? एक्स को सबसे पहले माना है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जिसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है। तो CDF को हम बड़े fx से डिनोट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हाँ इसके बराबर हो सकती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बराबर हो सकती है सॉल्व करने पे। अब इसका ये है कि जब इसका CDF कंटिन्यूस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा, मतलब PDF मिल जाएगा जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगी CDF का, ठीक है। अब जैसे PDF ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल ये दे दिया, ठीक है। तो मेरे को कम्यूटेटिव फंक्शन का निकालना है, निकाल लो। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस बेसिकली मीन होता है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होता है? समेशन बन जाता है, और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए सम इंटीग्रेशन बन जाता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एक्स मल्टीप्लाई कर देना है खाली और सॉल्व करते ही जाओ। वेरिएंस तुमने देखा है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, ये ना मीन, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम पहले वो लिखते हैं जो ऑलरेडी स्क्वायर है और दूसरी ओर माइनस करके हमें इस बार करना पड़ता है, ठीक है। EX स्क्वायर माइनस EX फिर स्क्वायर स्क्वायर, ये वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन चीज़ का अंडर रूट ले लेना। अब मेरे को ये दे रखा है, इसमें मीन और वेरिएंस निकालो इस टेबल के अंदर, ठीक है। अब मीन कैसे निकालेंगे हम? भाई एक्स को PX से मल्टीप्लाई करते जाओ, सबका समेशन कर दो कि मीन निकल जाएगा। और यहाँ पे मीन का स्क्वायर करना है डायरेक्ट, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे निकलेगी? EX स्क्वायर। अब ये EX स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसमें मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ एक्स क्यूब लिखा होता तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी में मैं एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर दूँगा। एक्सपेक्टेशन के अंदर जो लिखा होता है ना वही मल्टीप्लाई करना होता है मेरे को प्रोबेबिलिटी फंक्शन में, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें आपको कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डेंसिटी फंक्शन ये दे दिया, ठीक है। वही निकालना है, मीन वेरिएंस कुछ है जो, तो मेरे को अगर मीन निकालना है तो मेरे को एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फंक्शन जो दे रखा है, ठीक है। और अगर मेरे को EX स्क्वायर निकालना है तो इसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये निकाला जा सकता है इसका वेरिएंस। अब नेक्स्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? किस चीज़ को बोलते हैं कि जब ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र है वो, एंड नंबर n, ये तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है, ठीक है, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, तो इंडिपेंडेंट ट्रायल हो गया। एंड नंबर n ऑफ ट्रायल इज़ फाइनाइट, मतलब जितना भी, जैसे 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, 4 बार, मतलब वो फाइनाइट दे रखा होता है ये, ठीक है। अगर फाइनाइट नहीं दे रखा होता है यहाँ पे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, फाइनाइट नहीं दे रखा होता तो पॉइजन फार्मूला यूज़ करते हैं। जब फाइनाइट दे रखा होता है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ऑफ सेम ऑफ ईच ट्रायल, मतलब हर ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/2 है, तो दैट्स काइंड, ठीक है। अब यहाँ पे है कि टू फाइंड द सैम्पल स्पेस किस तरीके से निकालते हैं हम किसी भी एलिमेंट का। जैसे कि 3 बार कॉइन टॉस किया है मैंने, ठीक है, 3 बार कॉइन टॉस किया, 2 की पावर 3 कर देना। 10 बार निकालना है तो 2 की पावर 10 कर देना, जो भी निकालना हो उसको 2 की पावर लगा देना। 8 आए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या सैम्पल स्पेस निकल के आ जाएगा कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है। ये अच्छा फॉर्मूला है। तो जितने बार उछाला हो उसको 2 की पावर में लिख देना, टोटल सैम्पल स्पेस बन के आ जाएगा। अभी ये सैम्पल स्पेस बन गया मेरा, ठीक है। जितनी बार हम उछालते हैं वही हमारा n है, 3 बार उछाला n बन गया 3। हेड आने की प्रोबेबिलिटी जानते हो, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी ये है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी
ठीक है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी ये है। हमको जो भी चाहिए होता है, जैसे कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है तो 3/2 क्योंकि आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। सक्सेस में डायरेक्ट x होता है और असफलता में n-x चलता है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। p+q सफलता असफलता बराबर 1 होती है, ये पता होना चाहिए। मीन की वैल्यू क्या होती है इधर, np बराबर मीन होता है। वेरिएंस बराबर होता है npq। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या जाएगा, √npq। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब इस केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालेंगे तो वो पता है सारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होती है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है 1। ठीक है, एक नया अखेड़ा है, अखेड़े का नाम है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाउ टू फाइंड दिस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा जो फंक्शन है, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, पहले मैं x मल्टीप्लाई कर रही थी। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में मेरे को एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के बराबर क्या है, xt, क्योंकि पहले मैं x मल्टीप्लाई करती थी ना नॉर्मल फंक्शन में। अब यहाँ पर मैं x को पावर में एक्सपोनेंशियल की पावर में क्यों ext, ठीक है। अब पहले मेरा फंक्शन ये बनता था p+q की पावर n, तो अब कुछ नहीं, p के साथ मेरा e की पावर t भी आ जाएगा, बस इतना चेंज पड़ता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन क्या होता है कि जब ई के साथ आयोटा भी आ जाए, जब ई के साथ आयोटा भी आ जाएगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। फिर यहाँ पे मीन जानते हैं np के बराबर होता है, ठीक है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएंस जानती हो npq, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें पता चलेगा कि जब n कैसा हो, फाइनाइट हो, स्मॉल हो, जिसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इवेंट ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 के पास ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ पे एक तो n फाइनाइट नहीं है, मतलब फाइनाइट है बट n थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, नॉर्मली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लेस देन 0, मतलब इस पॉइंटों में आ रही होती है प्रोबेबिलिटी, सॉल्व करना ईजी नहीं होता। इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो आपका होता है लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा और x तो यहाँ पे आपका डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, x फैक्टोरियल जो नीचे लग रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर में आता है मीन माइनस में, ठीक है, और मीन की पावर में आता है आपका वेरिएबल x। तो ये फॉर्मूला रख लो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये ऐसे है, अगर आप इसको और जनरलाइज करोगे तो मीन की पावर क्या है, वेरिएबल, ठीक है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस मीन, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो लैम्डा x e की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर में मीन आता है, इतना ध्यान रख लो, और नीचे वेरिएबल का फैक्टोरियल आता है, तो जो बच गया वो मीन और वेरिएबल पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका जो फाइनाइट नंबर वो इनफाइनाइट पे पहुंच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एकदम 0 के करीब जा रही है, और जो np है आपका मीन है वो क्या है, लैम्डा फाइनाइट, ठीक है। पॉइजन के केस में हम मीन निकालते हैं तो x को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है, x को मल्टीप्लाई करके ऊपर मीन वही आएगा लैम्डा के बराबर। लैम्डा बराबर क्या है, np, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएंस में जा रहे हो तुम, तो एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छी बात होती है कि उसका वेरिएंस है वो उसके मीन के बराबर होता है इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज √ लैम्डा, राइट, so that is important. Poisson distribution variance is equal to mean, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं, की पावर मेरे को xt लगाना है कुल मिला के, ठीक है। तो ये तो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ही। अब इसके समेशन में मेरे को e की पावर xt लगाना है खाली,
अब ई की पावर ये इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा ई की पावर लैम्डा कॉमन लिया ई टी माइनस वन, और नीचे शायद एक्सपेक्टोरियल भी आना चाहिए। एक्सपेक्टोरियल नहीं आया क्योंकि सबका समेशन कट जाएगा, या फिर जो भी है इतना ही आता है। ई की पावर लैम्डा ई टी माइनस वन और ई की पावर मीन और ई टी माइनस वन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल तो आयोटा आ जाएगा इधर, ई की पावर लैम्डा मतलब मीन और ई की पावर आयोटा टी माइनस वन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हो, ये नया कलेश है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। इसमें कुछ नहीं है, ई की पावर आयोटा जेड को जेड से रिप्लेस कर दो, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद देखो, जैसे गिवन 2% ऑफ द प्योर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फर्म डिफेक्टिव, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है 0 आ गई, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ काउंट 200 दे रखे हैं एन। मेरे को अब इसका निकालना है, एटलीस्ट डिफेक्टिव फ्यूज़ निकालना है। तो कम से कम एक तो क्या हो, एक डिफेक्टिव फ्यूज़ होने की क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो फंक्शन में दो, एक बार मीन 4 आ रहा है एन पी करके, ये फंक्शन बना सकते हो। अब मेरे को चाहिए 1, एटलीस्ट 1 तो आए, तो एटलीस्ट 1 आए, ज़्यादा तो कितने भी आ सकते हैं। तो 1 में से मैं ये माइनस कर दूँ जहाँ पे 1 ना आ रहा हो, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये, तो 0 निकाल लो, बच्चे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऐसी। मेरे को 3 से ज़्यादा वाली निकालनी, तो 1 में से मैं 3 से कम वाली माइनस कर दूँ, इस तरीके से निकाल लो। अब फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि देखो हमेशा मीन आसानी से नहीं निकल जाता कि एन पी से निकले, इस तरीके से भी मीन निकाल सकते हो आप। फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो एक्स को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना चाहिए, फ्रिक्वेंसीज का सम, फिर निकालते जाओ इसकी 1 2 जो भी दे रखा हो। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर आता है। इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो क्या होता है, मीन, ये मीन है, इनटू ई की पावर माइनस मीन इनटू वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल और मीन इसमें एक साथ एक्सपोनेंशियल की पावर में है, ठीक है। वाइल ये क्या है, करते रहे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मीन ग्रेटर देन 0 होता है, और वेरिएबल 0 से इन्फाइनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इसका मीन चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और बेसिकली इसका मीन की वैल्यू 1 लैम्डा आती है। सो इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीन इज़ 1 लैम्डा। इन वेरिएंस में क्या करना है, वेरिएंस होता है 1 लैम्डा स्क्वायर। इन एक्सपोनेंशियल टर्म्स मीन क्या होता है 1 लैम्डा, और वेरिएंस क्या होता है 1 लैम्डा स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको, ये होती है लैम्डा अपॉन टी माइनस लैम्डा। थोड़ा ध्यान रखो, लैम्डा टी माइनस लैम्डा टाइप, ऊपर मीन और नीचे टी माइनस लैम्डा है। स्टैटिस्टिक्स फंक्शन में जाओगे तो यही है कि टी के साथ आयोटा और आ जाएगा, लैम्डा अपॉन आयोटा टी माइनस लैम्डा। देखो एक क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन एक्सपोनेंशियल वेरिएबल विद मीन 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल एंड इन 3 मिनट लेस देन 3 मिनट, इस टाइप से है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो मीन क्या हो जाएगा 1 लैम्डा, मतलब मीन दे रखा है 3, तो इसका मीन क्या बनेगा 1/3 बनेगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सजा देने के बाद यहाँ पे है कि एंड लेस देन 3 मिनट है, लेस देन 3 मिनट का मतलब है 0 से 3 तक की लिमिट लगाओ और सॉल्व करो, 3 से 5 तक की लिमिट लगा दो, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है इसके हिसाब से सॉल्व कर लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि इसमें मीन को पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं मीन से, ये बात समझ आई, ठीक है। और इसमें वेरिएंस को यूज़ करते हैं सिग्मा से, ओके।
अब एक तो इसमें कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या आएगा 1/सिग्मा, मतलब 1/वेरिएंस √2π, ये फिक्स है, ये तो आना ही है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर में चढ़ता है हाफ, वो भी माइनस का हाफ, ठीक है, -1/2 लगाया। अब मेरा एक स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है कि जो भी मेरा वेरिएबल है, जैसे एक्स वेरिएबल है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है मेरे को मीन, म्यू माइनस किया, डिवाइड किया उसको किससे, वेरिएंस से, यानी कि एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा, और उसको मेरे को करना है डिवाइड स्क्वायर से, ठीक है। यस, देखो सिग्मा बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, क्योंकि वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको डिवाइड किया है, तो 1/सिग्मा √2π e की पावर -12 x माइनस म्यू अपन सिग्मा का होल स्क्वायर। तो ये मेरा इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो अब मेरे को पता है जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल -∞ से ∞ तक कुछ भी हो सकता है। मीन की वैल्यू हमेशा 0, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पॉजिटिव करनी है एनी हाउ, तो ये वाली नेगेटिव होनी चाहिए म्यू वाली, तो 0 से लेके -∞ तक कुछ भी हो सकता है, बट मीन 0 नहीं हो सकता। और जो मेरी ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये हमेशा रूट में आता है, तो ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे है कि ये मीन आ गया ex -∞ से ∞ x f(x) dx, मीन ऐसे निकालते हो ना, अब ये फंक्शन लगाओगे पूरा तो मीन म्यू के बराबर ही आ जाता है, ठीक है। और वेरिएंस निकालना तो सिग्मा स्क्वायर के बराबर आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वही फंक्शन में ex से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको बहुत आसान शब्दों में निकालोगे अगर, तो ये आ जाएगा आपका e म्यू टी, हाँ मतलब प्लस सिग्मा स्क्वायर, इधर टी है इधर टी स्क्वायर है, ये ऐसे ई, ठीक है, इधर टी है इधर टी स्क्वायर है, इधर तो आपका मीन आ गया, और इधर आपका आएगा स्टैंडर्ड वेरिएंस बाय 2, ठीक है। इस तरीके से ये आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ गया। अब उसके बाद है एक फिट में देखो 12 इंच होते हैं, ये ध्यान रख लो, थोड़ा सा याद कर लो, एक फिट में 12 इंचेस होते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो कि एरिया अंडर द कर्व, सॉरी उससे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालना है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड के लिए निकाल रहे हो आप, e -t²/2 होता है, जस्ट अ लुक। एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, ये मेरा बेल शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो बीच है वहाँ पे क्या होता है, x बराबर म्यू होता है ऑलवेज, मतलब कि जो रैंडम वेरिएबल है वो मीन के बराबर होता है, ठीक है। और जेड मेरे को पता है किसको मानते हैं हम, स्टैंडर्ड वेरिएंट x माइनस म्यू अपन सिग्मा, अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाए और सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाए, तो उस केस में ये बनती है कंडीशन जहाँ पे जेड भी 0 हो जाए, मतलब जेड भी म्यू के बराबर हो जाएगा। इस केस में सिमेट्रिक एरिया होता है दोनों साइड, मतलब 50% इधर है 50% इधर है, उस केस में जनरेटिंग फंक्शन है वो इस तरीके बन जाएगा 1/√2 z²/2, तो ये होता है। तो थोड़ा सा निकालना सीखो कि जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा 45, 65 दो लिमिट्स दे रखी होंगी, ठीक है, उनकी जो भी प्रोबेबिलिटी बन रही होगी, जैसे 31 प्रोबेबिलिटी है, तो इधर 50% में से कितनी बची, ये बच गई, उस अकॉर्डिंग देख लो। एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस टाइप का फंक्शन होता है, इस टाइप का है, इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है 1/b-a, मतलब ये भी एक तरह से कंटिन्यूस का ही एग्जांपल है, पर 1/b-a, मतलब एक्स की लिमिट दे रखी होती है ए से बी तक, ये 0 है, ठीक है। और ये क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऐसा मिलता है इसलिए इसको रेक्टेंगुलर और यूनिफॉर्म भी बोलते हैं।
इसका मीन देखोगे तो क्या आएगा a+b/2, वेरिएंस देखोगे तो क्या आएगा a-b²/12। और ये मैग्नेटिक जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कुछ इस टाइप का जाता है। ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर b-bt, एक्सपोनेंशियल पावर a(t)(b-a)। ठीक है, तो ये क्वेश्चन DSS में आया हुआ था इस तरीके का कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है इसका, एक्सपेक्टेशन रेस्पेक्टिवली क्या होगी इसकी। तो एक्सपेक्टेशन देखो, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, उस हिसाब से चेक कर लेना। तो फिर एक क्वेश्चन ये आता है, बॉक्स कंटेनिंग 2 टिकट्स वेयर दिस। तो फिर इसमें mn/2 आंसर हो गया था। क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल के पूछता है कि रैंडम वेरिएबल जैसे के अपन एक्स फैक्टोरियल के फॉर्मेट में दे दिया, आप के की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो तुम देख लो ना के की वैल्यू क्या होनी चाहिए। एक्स फैक्टोरियल मतलब ऊपर 1 की पावर x होगा, 1 पावर x है तो यहाँ -1/1 इस आंसर। नहीं होता फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रेनफॉल दे रखा है 30 ईयर्स का, इनका मिड पॉइंट निकालो, नंबर ऑफ ईयर जो भी दे रखे हैं मल्टीप्लाई करके। अब ये अगर मेरे को मीन निकालना तो ये सिग्मा XF और सिग्मा F से भी निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल, क्या चीज़ है ये। पहले हम वेरिएबल्स सिर्फ एक देते थे कि 1 बार या 2 बार, अब हम जो वेरिएबल देंगे वो 2 बार देंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसमें से रेड बॉल भी निकालो, ब्लू बॉल भी निकालो, तो डबल ले रहे हैं तो डबल वेरिएट। देखो फाइनाइट होती है तो डिस्क्रीट हो जाएगा, और जब ये फाइनाइट नहीं है, मतलब है तो ये ही बट मतलब फाइनाइट हमारे पास डोमेन है तो इनफाइनाइट डोमेन है तो कंटिन्यूस हो जाती है। अभी ये डिस्क्रीट होगी, डिस्क्रीट मास फंक्शन, डिस्क्रीट फंक्शंस के लिए तो ये समेशन इक्वल टू 1 होगा, मतलब सेट ऑफ ट्रिपलेट्स ये बनना है। देखो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब ये ऐड हो जाते हैं इसमें f1 इस टाइप से। x y इंडिपेंडेंट है तो pxy इक्वल टू xy है, इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मोमेंट अबाउट ओरिजिन देख लो, मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैसे निकालता है, एक्सपेक्टेशन x - 0 की पावर r। अगर उनको 0 के रिगार्डिंग मोमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर ओरिजिन पुट कर देना, पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 1 हो जाता है, तो ओरिजिन के रिगार्डिंग फर्स्ट मोमेंट 1 है, फर्स्ट 1 के अकॉर्डिंग निकालोगे तो मीन बन जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग ये EX² बन जाएगा, क्यूब के अकॉर्डिंग EX³। तो ओरिजिन का तो सिंपल है निकालना। ठीक है, अब यही चीज़ डिस्क्रीट वेरिएबल में पूछता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में तो x² पे x कर देते हैं। ठीक है, इसको पूछते तो x4 ये कर देते हैं। अब यहाँ पे मोमेंट अबाउट मीन निकालना है मेरे को, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 0, ये चीज़ याद करने की है। ठीक है, तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज़ 0। ठीक है, फिर सेकेंड वेरिएबल इक्वल टू अबाउट मीन इज़ वेरिएंस। ठीक है, इस तरीके की 2 चीज़ें याद रखो, फिर आगे तो निकाल ही लेना। और फिर अलग हम किसी और नंबर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे स्क्यूनेस क्या है, मतलब इसका मतलब है लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब सिमेट्री नहीं है, उसको बोलते हैं स्क्यूनेस है वहाँ पे। फर्स्ट बीटा निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं बीटा, देखो थर्ड मोमेंट अपॉन सेकेंड मोमेंट, थर्ड अपॉन सेकेंड मोमेंट, और जो मोमेंट है उसकी पावर उसके अपोजिट लगेगी। इससे 3 मोमेंट है तो पावर में स्क्वायर लगेगी, सेकेंड मोमेंट है तो पावर में क्यूब लगेगा, याद हो जाएगा ये। ठीक है, अगर P1 मान लो 0 है तो मीन मोड मीडियन सब बराबर होते हैं, लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हो गया कि P1 ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ है पूरा राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, एक तरह से राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। तो जिस भी साइड शिफ्ट होगा, जैसे राइट साइड शिफ्ट हो जैसे लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो, सबसे पहले मीन आएगा, सबसे पहले मीन है, फिर मीडियन है, फिर मॉड है। अगर ये ग्राफ लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता तो सबसे पहले मीन आता, मीडियन आता, देन मॉड आता, ये एक साथ चलते हैं, मीन मॉड मीडियन, मीन मीडियन मॉड।
बीच में मीडियन हमेशा बीच में आता है, एक साइड मीन आता है, एक साइड मोर आएगा। इस वाले केस में ए बी लेस देन 0 है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है गैप। ये कथा है इसकी। तो अगर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो भी मीन पहले, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो भी मीन पहले। कुर्टोसिस क्या बीमारी है? कुर्टोसिस है कि फ्लैटनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला 4 और 2 में चलता है, जबकि बी का फॉर्मूला मेरा चलता था थर्ड मोमेंट और सेकंड मोमेंट में। इसका स्क्वायर चलता है, इसका क्यूब। तो V2 बराबर क्या है? म्यू फॉर म्यू स्क्वायर ये है। अब फ्लैट हो जाता है तो B2 लेस देन 3। ये क्या है? प्लेन कुर्टोसिस। इसकी वैल्यू -3 से 3 के बीच में होती है पहली चीज़ तो B2 की, ठीक है। फ्लैट कब होगा? जब B2 लेस देन 3 हो। नॉर्मल मतलब अगर B2 की वैल्यू 3 से कम होती ना तो प्लेन है, 3 के बराबर होती तो मीज़ो हो जाता है, और 3 से बड़ी हो गई तो लैप्टोकोर्टोसिस हो जाता है। रिलेशन भी याद रख लो। जैसे सेकंड मोमेंट है, ओरिजिन के रिगार्डिंग निकालना है मेरे को, तो ओरिजिन के रिगार्डिंग μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। μ3 डैश निकाला तो μ3 डैश, फिर -3 μ2 डैश μ1 डैश +2 μ1 डैश का क्यूब। उस तरीके से देख लो। कोरिलेशन बता दिया था। कोरिलेशन के लिए -1 आर के लिए -1 से 1 तक होती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट है। कोरिलेशन में ये है कि जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़े या घटे, जो भी जिस हिसाब से चलता है। वेरिएंस एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स वाई माइनस एक्स की सेपरेट एक्सपेक्टेशन, वाई की सेपरेट एक्सपेक्टेशन, कंबाइन फिर सेपरेटिज्म। ऑल्सो रिटर्न एज सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स अपॉन एन, सिग्मा वाई अपॉन एन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालोगे? कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। रैंक निकालने का फॉर्मूला 1 - 6d स्क्वायर n स्क्वायर -1। n मतलब टोटल नंबर ऑफ, कितने काउंट कर लो, 9 होता है n, है ना। और डिफरेंस इस तरीके से निकालते हो। तो बड़े को 1 असाइन कर दो, फिर उसके बाद उससे छोटा होगा उसको 2 3 इस तरह से रैंक देते जाओ दोनों में। दोनों की रैंक का डिफरेंस लो। ये डी है ना, वो रैंक का डिफरेंस है। दोनों की रैंक का डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, फॉर्मूले वैल्यू करो, पुट आंसर निकालो। रिग्रेशन में देखो ये होता है, अगर x और y निकाल रहे हो तो x लेफ्ट साइड लिखना, y राइट साइड लिखना, और x और y मतलब bxy आएगा मल्टीप्लिकेशन में। और bxy की वैल्यू निकालनी है तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट पर x पहले y नीचे, y और x का निकालते हैं तो r, y ऊपर x नीचे, y - y डैश by x x - x डैश।